नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में और दिल्ली सल्तनत की हमारी इस आखिरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दिल्ली सल्तनत का हमारा आखिरी लेक्चर है। तो हमने लगभग 15-16 कक्षाओं में भारत के लगभग 700 से 800 सालों का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक बड़ा था इसलिए हमें नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लगी हैं। इसके बाद हम सूफी और भक्ति आंदोलन को शुरू करेंगे और सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। फिर हम विजयनगर और बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रांतीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। बीच में छोटे छोटे टॉपिक हैं। विजयनगर तो बड़ा टॉपिक है पर इनको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर हम मुगल की शुरुआत करेंगे। तो हम सीधा मुगल पे नहीं आएंगे। हमने जितना भी टॉपिक अब तक पढ़ा है, हमने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, चाहे हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा हो या भी मध्यकाल पढ़ा हो। तो यहाँ भी हम स्किप नहीं करेंगे। एक क्रम से चीजें चल रही हैं, उसी क्रम में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और निकल के आई, कल एक अच्छा कमेंट आया जिससे मुझे कुछ नई जानकारी मिली। देखिए, हम ये पढ़ते हैं और किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि भारत की जो पहली मस्जिद है, तो हमने पढ़ा है कि भारत की जो प्रथम मस्जिद है, इंडिया की जो पहली मस्जिद है, उसका नाम है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर है तो ये भी आप जानते हैं कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद को तराइन की विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पर साथियों, इससे पहले भी भारत में एक मस्जिद बन चुकी थी। देखिए, केरल में एक त्रिशूर नाम की जगह है। केरल में एक त्रिशूर नाम की जगह है, केरला में। यहां पर एक मस्जिद बनाएगी जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ये इससे भी पुरानी है। ये इससे भी पुरानी है। अब इसके लिए आपको पुरानी चीजों को याद करना होगा, पुरानी चीजों को रिकॉल करना होगा। हमने बहुत पहले यह पढ़ा था कि भारत में इस्लाम का पहला आगमन सिंध में नहीं हुआ। इंडिया में इस्लाम पहली बार सिंध में नहीं आया। वास्तव में भारत में जो पहली बार इस्लाम आया था, तो अरबी जहाजों का एक बेड़ा केरल पहुंचता है 625 से 630 के बीच में। तो वो केरल ऑलरेडी आ चुके थे। तो यहीं पर उन्होंने चेरामन जुमा नाम की मस्जिद बनाई थी। अब मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, और उसमें अगर चेरामन जुमा विकल्प में दिया गया है तो आंसर चेरामन जुमा ही होगा। अदरवाइज आप कुवत उल इस्लाम मस्जिद को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो ये करेक्शन भी कर लीजिएगा। एक मोहम्मद आरिफ जी है, उन्होंने कमेंट किया था तो फिर मैंने यह चीज देखी। तो करेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि चेरामन जुमा मस्जिद को लेकर के अगर प्रश्न आए तो फिर उसको टिक कर देना कि वो केरल में है और उसे भारत की अब पहली मस्जिद माना जाता है, उसे इंडिया का पहला मॉस्क माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अब हमें प्रशासन के बारे में पढ़ना है। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है साथियों। तो प्रशासन पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे प्रमुख विभागों की, फिर प्रमुख अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में हम अन्य तथ्य के रूप में चीजों को पढ़ रहे होंगे। चलिए समझते हैं, बेसिक से समझते हैं एक एक चीज को। देखो, दिल्ली सल्तनत का जितना भी प्रशासन रहा है, दिल्ली सल्तनत का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जितना भी प्रशासन रहा है, इस प्रशासन पर कुछ लोगों का प्रभाव है, इस एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ लोगों का प्रभाव है। सर, किस किस का प्रभाव रहा? तो प्रशासन पर तुर्की प्रभाव रहा, क्योंकि सभी तुर्की ही थे जिन्होंने यहाँ पर शासन की स्थापना की थी। प्रशासन पर अरबी प्रभाव भी रहा, अरेबिक इफेक्ट भी रहा। ठीक है, अरब में जो खलीफा हुए तो उनका प्रभाव भी रहा। प्रशासन में हमें सीधे तौर पर फारसी प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। कितनी बार हमने देखा कि इल्तुतमिश, बलबन जैसे लोग आए जिन्होंने फारसी परंपराओं को अपनाया। फिर जब मंगोल का उदय हो गया तो इस पे हमें मंगोल का प्रभाव भी दिखाई दिया। ठीक है, आखिर आखिर में आते आते जैसे जब लोदी वंश आता है तो हमें अफगानी प्रभाव भी देखने मिलता है
कि हाँ, अफगानी प्रभाव भी रहा, और जब वो भारत में रहेंगे तो भारत की परंपराएं भी सीखेंगे, तो भारतीय प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है, इंडियन इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो प्रशासन पर काफी लोगों का प्रभाव रहा है दिल्ली सल्तनत के। अरेबिक, टर्किश, पर्शियन, बंगाल, अफगान्स, इंडियंस, इन सभी ने कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को प्रभावित किया है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया है। अब अगर हम प्रशासन की बात करें तो एक निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी। निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी, एक डेस्पोटिक मोनार्की थी। राजतंत्र का मतलब आप जानते हैं कि जो सारी शक्तियां हैं या जो सुप्रीम होता था, सुप्रीम जो होता था वो होता था सुल्तान। जो सबसे ऊपर होता था, जो सुप्रीम होता था, वो था सुल्तान। सुल्तान के पास ही सभी शक्तियां होती थी। एट द एंड जो सबसे ऊपर है वो सुल्तान है। सुल्तान की सहायता के लिए बहुत सारे लोग होते थे, तो सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी साथियों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसे मजलिस कहा जाता था। अब यहीं पर मैं क्लियर कर दूं कि मंत्री परिषद का अर्थ आप लोकतंत्र की तरह मत निकाला करो। राजतंत्र में मंत्री परिषद का मतलब होता है सहायक अधिकारी। मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है किताबों में, पर उससे बेहतर शब्द है सहायक अधिकारी, क्योंकि मंत्रियों की बात को मानना कभी भी सुल्तान या किसी राजा के लिए कंपलसरी नहीं होता था। वो अपनी सलाह देते थे, वो अपनी एक एडवाइस देते थे। अगर सुल्तान को या राजा को वो सलाह अच्छी लगती थी तो उसे माना जाता था, अन्यतः उस सलाह को सिरे से नकार दिया जाता था। तो ये मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकारी होते थे, अलग अलग वर्ग होते थे। इसमें कुछ लोगों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक शब्द हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, अमीर। तो अधिकांश अमीर तुर्क जाति के रहे, और अमीर मतलब होता था प्रभावशाली व्यक्ति। जो भी शासन में प्रभावशाली व्यक्ति और ऊंचे दर्जे के अधिकारी होते थे, उन्हें अमीर कहा जाता था। एक प्रकार से ये नोबेल्स हो गए। एक वर्ग और जो बहुत प्रभाव डालेगा प्रशासन पर, वो है उलेमा। इनके लिए उलेमा जो है साथियों, ये धर्म प्रमुख हुआ करते थे। ये एक प्रकार से मान लीजिए कि रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, तो उनके लिए उलेमा शब्द का प्रयोग किया गया है। इन दोनों लोगों का बहुत प्रभाव होगा दिल्ली सल्तनत पे। एक और बात मैं यही क्लियर कर दूं कि जैसा हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से भारत में इस्लामी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी, तो मुख्य रूप से इनके जो शासन का आधार रहेगा वो शरीयत रहेगा। तो जो शरीयत में कानून दिए गए हैं, जो इस्लामिक लॉ बुक है, तो शरीयत के हिसाब से ही ये कानून शासन चलाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शासन का मुख्य आधार दिल्ली सल्तनत में क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शरीयत के आधार पर चलाया जाता था। जैसे आज भारत में जो शासन चलाया जाता है वो संविधान के आधार पर चलाया जाता है, उस समय शरीयत के आधार पर चलाया जाता था। और ये चीज हमें हर जगह दिखाई दी। जैसे याद कीजिए फिरोज शाह तुगलक को, तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त करके 4 करों की शुरुआत की थी। उसने शरीयत की हनीफी व्याख्या के अनुसार 4 कर चलाए थे, खम्स, जजिया, जकात और खराज। ये 4 करों की शुरुआत की। हक ए शर्ब नाम का भी एक कर बनाया, जो कि सिंचाई के लिए लिया जाता था, पर वो वहीं से लिया जाता था जहां नहरों का प्रयोग किया जाता। ये शरीयत के हिसाब से था। बहुत सारे कानून उसने शरीयत के हिसाब से बनाए थे। ठीक, और ये वही नहीं, दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो शासक हैं वो शरीयत का ही प्रयोग करेंगे। चले, अब पूरी कहानी साथियों में पीपीटी से समझना है, क्योंकि अलग अलग विभाग, अलग अलग अधिकारियों के नाम दिए हैं। बेस हमने क्लियर कर दिया है, समझ पाइए। देखिए, तो इसमें भारतीय, अरबी, ईरानी, तुर्की, मंगोल और अफगानी प्रभाव होता था। सबसे ऊपर जो अधिकारी होता था वो सुल्तान था। मंत्री परिषद होती थी मदद करने के लिए। इसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मजलिस ए खलवत। एक होता था बार ए खास, इसमें सुल्तान, दरबारी, अमीर और रईस, इन सबको मिलाकर के बार ए खास बनता था। एक होता था बार ए आजम, राजकीय कार्यों को पूरा करने के लिए जो परिषद बनाई जाती थी। अमीर ए सदा, सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का अधिकारी है और तुर्क जाति के अमीर हुए। अब देखो,
आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, यहाँ से मजलिस एक हलवत प्रश्न पूछा जाता है। अब जब भी आप प्रशासन की बात करते हो ना, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, प्रशासन में हमेशा हमने पढ़ा है कि हमें प्रशासन की इकाइयां पढ़नी चाहिए, हमें यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी चाहिए। हर जगह कहीं पर भी आप प्रशासन पढ़ो तो हमेशा प्रशासन की इकाइयां पढ़ा करो, हमेशा यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा करो। जैसे आज भारत में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर नगरीय प्रशासन है, ग्रामीण प्रशासन है, इस तरह से काम होता है। इसी तरह सबसे ऊपर होती थी सल्तनत। सल्तनत ये सबसे ऊपर होती थी, और सल्तनत का जो प्रमुख है, जो सबसे ऊपर इनका हेड होता था, वो होता था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान। इसके नीचे, सल्तनत के नीचे जो चीज आती थी प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता था प्रांत। अब प्रांत के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रोविंस के लिए अलग अलग वर्ड का उपयोग किया गया है। जैसे प्रांत को इक्ता कहा जाता था, ठीक है, प्रांत को सूबा कहा जाता था, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। और प्रांत का जो प्रमुख होता था, हेड ऑफ द स्टेट होता था, उसे सामान्यतः जो शब्द दिया गया वो इक्तादार, या फिर उसे मुक्ति बोल देते थे, या फिर इसी के लिए वली शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे ऊपर है सुल्तान अर्थात सल्तनत, जो सबसे ऊपर है। इसके नीचे आ रहा है साथियों, इसके नीचे जो चीज हमें देखने मिल रही है वो है विलायत। अब इसके बाद इसके नीचे जो आता था वो होता था जिला। प्रांतों का विभाजन जिला में किया गया था, डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, और इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वो था सरकार। सरकार शब्द का प्रयोग होता था, शिक शब्द का प्रयोग होता था, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसका जो प्रमुख होता था वो शिकदार होता था। ठीक है, वो कौन होता था? शिकदार होता था। फिर इनके नीचे जो सरकार है, सरकार के नीचे काम करता था परगना। माफ कीजिए, सरकार के नीचे काम करता था परगना, परगना। और परगना के नीचे आता था ग्राम। ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई होता था, और ग्राम का जो प्रमुख है साथियों, जो हेड ऑफ द विलेज है, उसके लिए दो तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसे मुकद्दम बोलते थे, उसी को पाटीदार भी बोल देते थे, उसी को चौधरी बोल देते थे, या उसी को खुत बोल देते थे, खुत। तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है ग्राम के लिए। तो सबसे बड़ी जो इकाई है वो सल्तनत होती थी, सल्तनत होती थी, और सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम होती थी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऊपर सल्तनत है, सल्तनत को प्रांतों में बांटा गया है। प्रांत के लिए इक्ता, सूबा, विलायत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। प्रांतों को सरकार या शिक में बांटा गया है, सरकार को परगना में बांटा गया है, और परगना को ग्राम में बांटा गया है। अब बीच में इसमें एक चेंज भी होता है, एक नई इकाई बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि परगना और ग्राम के बीच में एक ग्राम समूह बनाता है, एक ग्राम समूह बनाता है, ग्रुप ऑफ विलेज बनाता है। 10 गांव से 100 गांव का समूह होता था, 10 से 100 गांव का समूह होता था। और यहाँ एक अधिकारी को नियुक्त करता है, उसका नाम था अमीर ए सदा, अमीर ए सदा। तो जो अमीर ए सदा है, ये पूरी की पूरी पोस्ट मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनाई गई। उसने परगना और गांव के बीच में एक गांव का समूह बनाया, और जहां वो अमीर ए सदा नाम के व्यक्ति को नियुक्त करता था, अमीर ए सदा को अपॉइंट करता था। तो ये बहुत जरूरी है, ये प्रशासन किस तरह से चल रहा है, क्या इकाइयां हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ से सवाल पहले भी बना है और आगे भी सवाल बनते हैं। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ही ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। तो ऊपर सल्तनत है, फिर प्रांत है, फिर सरकार है, फिर परगना है, फिर ग्राम है। ये क्रम विशेष तौर पर याद रखिएगा। बीच में 10 गांव से 100 गांव का समूह है, जिसे अमीर ए सदा संभालता था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रिएट किया था।
अब ये देखते हैं कि इनकी मदद करने के लिए कौन कौन से प्रमुख विभाग थे। तो डिपार्टमेंट बहुत सारे रहे हैं। जैसे सबसे प्रमुख विभाग था दीवान ए विजारत, ये सबसे प्रमुख विभाग था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। और इसका प्रमुख होता था वजीर, और वजीर के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी। वजीर के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी। मुख्य कार्य वजीर का था राजस्व विभाग को संभालना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हैंडल करना। पर उसके पास बहुत सी पावर आ गई थी। जैसे वो महालेखाकार भी उसके अंतर्गत काम करता, ऋण जारी करने वाले भी उसके अंतर्गत काम करते, ट्रेजरार भी उसके अंतर्गत कार्य करता। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, अलग अलग विभाग। तो सबसे ऊपर या सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग था वो था दीवान ए विजारत, जो उसका प्रमुख होता था वजीर। ये मुख्य रूप से राजस्व और सामान्य प्रशासन के कार्य संभालता था। रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम ये देखा करता था। और राजस्व में सब कुछ, अमीर ए कोही याद है आप लोगों को? अमीर ए कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो भी इसके अंदर काम करता था। फिर आपको दीवान ए मुस्तखराज भी याद होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्रिएट किया था कि लोग घपलेबाजी ना कर सकें, उस तो वो विभाग भी इसके अंतर्गत काम करता था। फिर जलालउद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ बनाया था, वो भी इसके अंतर्गत काम करता था। याद है आप लोगों को ये अलग अलग डिपार्टमेंट? जलालउद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ बनाया था, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये सब इसी के अंतर्गत कार्य करते थे। ठीक है। एक और व्यक्ति होता था जिसका नाम था मजूमदार, ये ऋण जारी करने का काम करता था। किसी को लोन देना है, लोन की रिकवरी करना है, ये भी इसी के अंतर्गत काम करता था। तो सबसे बड़ी पोस्ट ही वजीर की है, और वजीर का जो डिपार्टमेंट है उसे दीवान ए विजारत बोलते थे। ये सामान्य प्रशासन और राजस्व के कार्य देखा करता था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के काम देखा करता था। फिर आता है दीवान ए अर्ज, इसके बाद आता है दीवान ए अर्ज। जो दीवान ए अर्ज है, अब मैं चाहूंगा कि कमेंट करके आप ही बताएं। तो याद करें कि सर दीवान ए अर्ज की जो स्थापना है ये बलबन ने की थी साथियों। ठीक है, बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी, और इसका जो प्रमुख होता था उसे आरिज ए मुमालिक बोलते थे, और ये एक सैन्य विभाग था, ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि लास्ट की 2 क्लासेस, आज और इससे पहले जो कल हमने क्लास की थी, ये दोनों की दोनों क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं, हम बस रिवीजन कर रहे हैं साथियों। ठीक है। फिर है दीवान ए इंशा। जो दीवान ए इंशा है ये पत्राचार विभाग था, ये एग्जाम में पूछा गया। ये पत्राचार विभाग का काम करता था, कोरिस्पोंडेंट का काम करता था, पत्र भेजना है, पत्र आ रहे हैं, इन सब के लिए दीवान ए इंसा बनाया गया था। और दीवान ए इंसा का जो प्रमुख होता था वो दबीर ए मुमालिक होता था। फिर एक और था दीवान ए रसातल, याद है आप लोगों को? ठीक है, दीवान ए रसातल ये धर्म विभाग होता था, रिलीजियस डिपार्टमेंट। सद्र उस सुदूर, ये भी पूछा गया, ये धर्म विभाग था। सद्र उस सुदूर इसका प्रमुख था, ये रिलीजियस डिपार्टमेंट था, दीवान ए रसातल। ठीक, इसके बाद न्याय विभाग। न्याय विभाग का प्रमुख काजी होता था साथियों। और गुप्तचर विभाग, तो इसका प्रमुख बरीद ए मुमालिक होता था। बरीद गुप्तचरों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। ये सब हमने पढ़ रखा है इससे पहले। ठीक है। फिर ये देख लीजिए, दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान ए अर्ज बलबन ने, दीवान ए बंदगा फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक। ये पढ़ चुके हैं। पेंशन विभाग वगैरह, रोजगार दफ्तर। कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया था, तो उसका प्रमुख कौन होता था। ठीक है। फिर अगले मंत्री देख ले कौन कौन से मंत्री हैं। तो वजीर जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था। मुशारिफ ए मुमालिक, मुशारिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार का कार्य करता था, ये अकाउंटिंग का काम करता था। मजूमदार अभी हमने डिस्कस किया, ये लोन डिपार्टमेंट देखा करता था। खजीन ये ट्रेजरार को बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को बोला जाता था।
आरिज ए मुमालिक ये सैन्य प्रमुख होता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था, रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड था। काजी उल कजात ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था आफ्टर सुल्तान, मतलब ये मान लीजिए चीफ जस्टिस था, जिसे काजी उल कजात कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर स्पाई डिपार्टमेंट। वकील ए दर, जो वकील ए दर है ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। जो वकील ए दर है ये शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को संभालता था, जैसे कि जो भी सुल्तान के पर्सनल काम है, बहुत बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि ये सुल्तान का पर्सनल सेक्रेटरी होता था। ठीक है। फिर एक था अमीर ए हाजिब, इसे बारबक भी कहा जाता था। ये सुल्तान से जितने भी लोग मिलते थे उनकी जांच करता था, दरबार की पूरी व्यवस्था देखा करता था। ये काम था बारबक का। अमीर ए हाजिब कहा जाता था। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग, दीवान ए बंदगा दास विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट थे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो एक अच्छा रिवीजन है। एक जगह हमने चीजों को व्यवस्थित करके लिख दिया है, जिससे आपको आसानी होगी चीजों को अरेंज करने में। जैसे कुछ बातें और यहाँ लिखी हैं, ये सब है कि सरस्वती नाम की एक जगह थी, वो अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थी। अनहिलवाड़ा गुजरात में ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा गया। सतगांव ये रेशमी रजाई के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी उसे खास खेल कहा जाता था। देखो, दो तरह की सेना हमें देखने मिलती है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में। एक सेना हमेशा जो सुल्तान के पास रहती थी, शुरुआत से ही है, इल्तुतमिश के समय से है, जो हमेशा सुल्तान के पास रहती थी, उसे केंद्रीय सेना कहा जाता था। उसके लिए खास खेल शब्द का प्रयोग हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने कहा था जो सुल्तान की सेना है वो तो स्थायी है ही है, लेकिन अब पूरी सेना स्थायी होगी। तो उसने खास खेल के आयाम को बढ़ा दिया था बड़े पैमाने पर। फिर सेना का जो गठन है वो मंगोल सेना के दशमलव प्रणाली के आधार पर गठन किया गया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्य रूप से बंगाल से मंगाए जाते थे। मुक्ताई शब्द का जो प्रयोग है वो लगान के लिए किया गया। देखो, मुक्ताई हो गया, मुक्ताई शब्द है, उस्र है, खराज है, इन सभी शब्दों का प्रयोग भू राजस्व के लिए होता था, लैंड रेवेन्यू के लिए होता था। हमने मसाहत प्रणाली पढ़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत सिस्टम शुरू किया था। हमने जमीनों के अलग अलग प्रकार पढ़े थे कि देखो, खालसा भूमि का मतलब होता था ऐसी जमीन जो पूरी तरह से अब सरकार के नियंत्रण में है। ये सब हमने पढ़ रखा है साथियों। तो इसी में एक मुक्ताई आता है, ये भी लगान निर्धारण की एक पद्धति है। तो मुक्ताई, उश्र, खराज, ये सब इसी के शब्द हैं। जो उलेमा है, उलेमा के लिए दस्तार बंदान शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पगड़ी बांध के रखते थे, तो दस्तार बंदान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज ही के दिन हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारत में सूफी आंदोलन, सूफीइज्म इन इंडिया, और वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे साथियों, ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। बाकी दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको हमारा PDF मिल जाएगा, और ये हमारे कोर्सेज हैं जो हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, वहाँ पर चल रहे हैं। GK GS का हमारा कोर्स है, MPPSC प्रीलिम्स, MPPSC मेंस के कोर्सेज हैं। एक बार आप जरूर इनको विजिट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।